नमस्कार दोस्तों। कार में कविता सीरीज़ के तहत आज मैं आपको कुछ कविताएँ सुनाने जा रहा हूँ। 2 साल पहले कुछ मित्रों ने मिलकर एक संग्रह निकाला था। हमारे प्रतिरोध पूर्वजों के नाम पर कुछ कविताएँ उसमें छापी गई थीं। आज के माहौल पर लिखी गई ये कविताएँ कितनी सामयिक हैं, ये तो आप इन कविताओं को सुनकर महसूस करेंगे। हालाँकि प्रतिरोध पूर्वज में जिन कवियों को शामिल किया गया है, वो ऐसे कवि रहे हैं जिनका दौर अलग था और आज का दौर बेशक अलग है। शायद इसलिए आज पुस्तक संस्कृतियों और जो पुस्तक का जो खेल है, पुस्तक मेले का जो खेल है, इसकी चकाचौंध ने तमाम लेखकों को उसके आडंबर में फंसा कर रखा हुआ है और उनके अंदर सिर्फ छपने की तो चाहत है कि उनकी किताब आ जाए, लोग कैमरे के सामने उसका विमोचन करें, कुछ 4, 6, 8, 10 लोग बैठकर उस पर बातचीत करें और थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए। इससे ज़्यादा सामाजिक संदर्भ में देखें तो उनके लेखन में वो बात नहीं नज़र आती कि भाई वो एक आंदोलन की शक्ल में, जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों की हम बात करते हैं, उसकी शक्ल में उनकी कोई भूमिका नज़र आए। ये मेरा अपना निजी अनुभव या निजी नज़रिया हो सकता है। हो सकता है आप इससे इत्तेफ़ाक ना रखते हों। बावजूद इसके हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाला वक्त कुछ अच्छे लेखकों और अच्छे कवियों के अंदर नई ऊर्जा भरेगा, उनके अंदर वो हिम्मत पैदा करेगा कि वो कम से कम बोलने से ना डरें और लिखने से ना डरें। फ़िलहाल प्रतिरोध पूर्वज की कुछ कविताएं पढ़ते हैं। वैसे तो अयोध्या का नाम सुनकर आपको कई तरह के विचार दिमाग में आते होंगे। राम की नगरी है, वहाँ आज अयोध्या का जो रंग रूप निखर करके सामने आया है और जिस तरह से एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बीच अयोध्या नगरी ने अपना एक नया स्वरूप हासिल किया है। जिस तरह से राजनीति की जो ये चमक थी, एक आध्यात्मिक और पौराणिक चमक के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में और विकास के नाम पर एक नया प्रतिमान लिख रही है अयोध्या। लेकिन 1992 में जब ढांचा ढहा था, उस वक्त बहुत सारी स्थितियां अजीब सी थीं, पूरे देश में बड़ी गंभीर स्थिति थी। तब कवि कुंवर नारायण ने अयोध्या पर एक कविता लिखी थी। हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य। तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय, जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सर लाखों हाथ हैं, और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य, एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित नहीं, चुनाव का डंका है। हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, कहाँ यह नेता युग। सविनय निवेदन है प्रभु कि लौट जाओ किसी पुराण, किसी धर्म ग्रंथ में, सकुशल सपत्नीक। सबके जंगल वो जंगल नहीं जिनमें घूमा करते थे वाल्मीकि। ये कुंवर नारायण की उस दौर की कविता है। अब आप आज की अयोध्या, आज की स्थिति में इस कविता के बारे में जो सोचना चाहें, जो राय बनाना चाहें, ज़रूर बनाएं। प्रतिरोध पूर्वज जो संकलन है, इसमें 22 कवियों को शामिल किया गया है, निराला से लेकर गोरख पांडे तक। निराला दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा धूमिल, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सोमदत्त, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल और गोरख पांडे। तो ये जो कवि हैं, उनकी एक एक कविता इसमें शामिल की गई है। एक कविता और सुनाता हूँ आपको इस संग्रह से, गोरख पांडे की। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे?
तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद आखिर वो क्यों डरते हैं? वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। अब आज के दौर में आप इस कविता का विश्लेषण करें कि कौन किससे डरता है। धूमिल ने जिस दौर में अपनी कविता लिखी थी, रोटी और संसद, पता नहीं अब आज वो दौर है या नहीं, क्योंकि अब जो मौजूदा सरकार है वह तो यह गारंटी दे रही है कि लंबे समय से जो मुफ्त अनाज लोगों को मिल रहा है वह 2029 तक जारी रहेगा, और ये सत्ता की और मोदी की गारंटी है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि देश में जो 25 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यानी अब देश से गरीबी जा रही है बहुत तेज़ी से। थोड़े बहुत जो बच गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे वक्त में रोटी और संसद का कितना औचित्य है, कितनी अहमियत है, बावजूद इसके इस संग्रह में इस कविता को भी जगह दी गई है। धूमिल ने ये कविता जिस दौर में लिखी थी तो बेशक स्थिति ऐसी थी, और कमोबेश अगर सियासत के नज़रिए से देखें तो स्थिति आज भी वैसी है। अब रोटी को आप सिंबलाइज कर लीजिए। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। बेशक यह तीसरा आदमी कौन है ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है, और आज की स्थिति में यह कविता कितनी अहम है ये तय करना आपका हमारा सबका काम है। कार में कविता पढ़ने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।